आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो है ये और आप सुन रहे हैं 28 अगस्त का दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दिन है और नजरें हैं लोगों की कि इस पूछताछ से निकलता क्या है। हम आपको बताएंगे कि सीबीआई किस तरह के सवालों के जवाब रिया से चाहती है और कौन सी कड़ियां हैं इस केस की जिन्हें जोड़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी खबर जिस पर बात होगी वो ये कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल ने पार्टी आलाकमान पर तीखी बातें कही हैं। आज़ाद ने कहा है कि पार्टी चाहे तो अंदरूनी चुनाव न कराए और 50 साल तक विपक्ष में बैठी रहे और राहुल को अगर पीएम बनना है तो पहले पार्टी का बेस बनाना होगा। इतनी खुलकर बातें हो रही हैं तो इससे क्या इशारे मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है कि राज्य अब एससी या एसटी वर्ग के भीतर एक और कैटेगरी बनाकर उसके रिप्रेजेंटेशन पर फैसला ले सकते हैं, यानी कोटा के भीतर एक और कोटा हो सकता है और इसमें कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है वो समझेंगे। फ्लाइट्स के भीतर नई गाइडलाइंस क्या होंगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना काल में देश में पहली सबसे बड़ी स्तर की परीक्षा जेईई मेंस आयोजित की जा रही है। इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगभग 13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत खर्च की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए द्वारा जेईई मेंस के लिए तैयार ब्लूप्रिंट से पता चलता है कि इस परीक्षा के लिए 10 लाख मास्क, 10 लाख जोड़े ग्लव्स, 1300 इंफ्रारेड थर्मामीटर गन्स, 6600 लीटर हैंड सैनिटाइजर और साथ ही 3300 सफाई कर्मी नियुक्त किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठन गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रतिदिन टेस्टिंग को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करने से रोक रही है। इस आरोपों पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार का दावा झूठा और निराधार है। कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव को लेकर पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं की तरफ से लिखी गई चिट्ठी पर कार्यसमिति की बैठक में काफी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। इस बीच सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में प्रमुख रूप से शामिल गुलाम नबी आजाद का बयान आया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मेरी मंशा कांग्रेस को मजबूत करने की थी और जिसको कांग्रेस में जरा सी भी रुचि होती वो हमारे प्रपोजल का स्वागत करता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होना तय माना जा रहा है, लेकिन चुनाव को त्रिकोणीय बनाने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर गई है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए राजधानी पटना के कई इलाकों में एक पोस्टर लगाया है। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों पर जमकर प्रहार किया गया। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पैरवी के लिए भारतीय वकील रखे जाने की मांग को इमरान सरकार ने ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के वकील को जाधव का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देना कानूनी रूप से संभव नहीं है। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज़ एनालिसिस दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस, देश में बड़ी रुचि है इस केस को लेकर और इससे जुड़ी जो भी अपडेट आती है टीवी पर आप सुनी लेते हैं। लोगों की रुचि इसमें इसलिए है कि क्या ये एक सुसाइड केस था या कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत को सुसाइड करने के लिए उकसाया गया हो, किसी किस्म की मिस हैपनिंग हुई हो। तो ये सारे सवाल हैं इस केस से जुड़े जिन पर जांच अभी की जा रही है। सीबीआई की जांच बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है। आज अहम बात यह है इस केस में कि सीबीआई एक्टर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। कल ही रिया ने आज तक को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं और जिस तरह अलग अलग एजेंसीज़ उनसे पूछताछ कर रही हैं वो उनके लिए अनबेरेबल मेंटल टॉर्चर रहा है, यानी बर्दाश्त न किया जा सकने वाला मानसिक उत्पीड़न। इससे पहले ईडी भी उनसे पूछताछ कर चुका है। आज सीबीआई ऑफिसर नूपुर प्रसाद उनका बयान दर्ज कर रहे हैं। सुशांत की फैमिली का ये आरोप है कि रिया ने सुशांत को मानसिक तौर पर परेशान किया और उनके अकाउंट से कुछ रकम भी ली, यानी उनके रुपयों का भी इस्तेमाल किया। आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं मुंबई बेस्ड मुनीश पांडे। मुनीश इस घटना को शुरू से कवर कर रहे हैं और उसके कानूनी पहलुओं को भी अच्छे से समझते हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि सीबीआई रिया से किस तरह के सवालों के जवाब चाह रही है। जी देखिए, ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है पूरी जांच को लेकर, क्योंकि सीबीआई की जो एफआईआर है उसमें रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 है, यानी कि सबसे मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती हैं।
उनके खिलाफ कुल 8 धाराओं में मामला दर्ज है, जिसमें सबसे पहला जो मामला है वो है खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला। लेकिन जो सीबीआई की जांच है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो मर्डर की भी जांच कर रहे हैं कि क्या सुशांत का मर्डर हुआ था या नहीं हुआ था। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जो हो रही है उसमें सीबीआई का ये कहना है कि सबसे पहले उन्होंने रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, कैसे उनके बीच में प्यार की शुरुआत हुई, उसके बाद में रिश्ते आगे कैसे रहे और उसके बाद रिश्ते खराब कैसे हुए, उनको लेकर पूछताछ हुई। उसके अलावा जो यूरोप ट्रिप की बात करते हैं उसको लेकर पूछताछ हुई। ये भी सीबीआई जानना चाहती थी रिया चक्रवर्ती से कि आखिरकार 8 जून को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से घर छोड़कर चली गई, और 6 तारीख को 6 दिन बाद जब सुशांत की मौत होती है तो उस दिन कैसे उनको इस बारे में जानकारी मिली कि सुशांत की मौत हो चुकी है, क्या उस दिन उन्होंने किसी से बात की थी या नहीं की थी। तो इन सभी पहलुओं पर पूछताछ हो रही है, लेकिन इसके अलावा सीबीआई इस बारे में भी पूछताछ करेगी कि आखिरकार सुशांत के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था या नहीं आ रहा था, आ रहा था तो क्यों आ रहा था। जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है सुशांत का, उसमें ये देखा गया है कि जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके लिए कई सारे शॉपिंग की है, उनके मेकअप के पैसे सुशांत ने दिए हुए हैं, उनके भाई को लाखों रुपए महीने का वो दिया करते थे। इन सब को लेकर पूछताछ करेगी। और जो नया एंगल इसमें आया है कि 2017 से लेकर 2020 तक ऐसे व्हाट्सएप चैट है रिया चक्रवर्ती के जिससे वो ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। और ये महत्वपूर्ण इसके लिए क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का ओवरडोज देती हैं। अभी उसमें ये साफ नहीं है कि वो दवाओं की बात कर रहे थे या किसी और चीज की बात कर रहे थे, लेकिन उनका वकील का कहना है कि दोनों ही संदेह के घेरे में है, क्योंकि सुशांत को मिलने के पहले रिया चक्रवर्ती से मिलने के पहले सुशांत बहुत अच्छे इंसान हुआ करते थे, लेकिन रिया से मिलने के बाद सुशांत की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए थे। तो इसको लेकर अब सीबीआई पूछ रही है कि आखिरकार जो ड्रग्स था उन्होंने क्यों वो बातचीत की हुई है, क्या वो ड्रग्स खरीद कर सुशांत को देती थी, अगर सुशांत खुद ड्रग्स ले रहे थे तो क्या उसमें उनकी सहमति थी या जबरदस्ती उनको किसी चीज में मिलाकर पिलाया जा रहा था। तो इन सब को लेकर सीबीआई सवाल जवाब कर रही है रिया चक्रवर्ती का, और ये सिर्फ आज के दिन नहीं बल्कि आगे आने वाले दिनों में भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होती रहेगी। और इस बीच में अगर कहीं सीबीआई को लगता है कि उनके पास सबूत हैं और रिया चक्रवर्ती के वो खिलाफ जाते हैं तो रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुनीश, इस केस की कौन सी ऐसी कड़ियां हैं या कौन से ऐसे सिरे हैं जिन्हें लेकर सीबीआई आगे बढ़ सकती है? जी देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। केस शुरुआत में सिर्फ था कि सुशांत की मौत कैसे और कौन उसके लिए जिम्मेदार है, सिर्फ इन बातों को लेकर थी। लेकिन मामला इतना ज्यादा उलझता गया कि पहले मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की, 56 से ज्यादा लोगों के उन्होंने बयान दर्ज किए, फिर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल लेकर आ गई, और उसके बाद में जब सीबीआई के पास 2 महीने के बाद जांच पहुंची तो उसमें सीबीआई के पास ज्यादा सबूत नहीं थे। उनको मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय इन दोनों की जांच पर निर्भर करना था। और जो उन्होंने खुद से बयान दर्ज करने किए, जिसमें कि 4 लोग उस दिन घर में जो मौजूद थे सुशांत की मौत के दिन, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत और केशव, इनसे सीबीआई ने पूछताछ की। पहले सीबीआई का दायरा ये था कि सिर्फ मौत कैसे हुई है, क्या हत्या या आत्महत्या, लेकिन उसके बाद जो कड़ियां जुड़ती गई, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस है नहीं इसमें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इसके लिए जो अहम कड़ियां जो है इसमें, सबसे पहले तो ये है कि क्या सुशांत की मौत के पीछे रिया जिम्मेदार है, क्या ये हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला है, क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ऐसे मजबूर कर दिया था जिंदगी में कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 2013 से सुशांत सिंह राजपूत साइकेट्रिस्ट की मदद लेते थे, यानी कि वो डिप्रेशन में रहते थे, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। अब इन बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो सीबीआई के पास में उस एंगल को भी जांचना होगा कि आखिरकार क्या डिप्रेशन की वजह से, मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से सुशांत ने एक कदम उठाया था। ये तमाम बातें होंगी। उसके बाद में ड्रग्स का एंगल भी जुड़ गया है, लेकिन ड्रग्स का एंगल इसलिए महत्वपूर्ण इसमें होता है क्योंकि रिया चक्रवर्ती उसमें कई लोगों से बातचीत करते सुनाई दे रही हैं जो कि सुशांत के भी दोस्त हैं, सुशांत भी उनको जानते थे। तो क्या वो ड्रग्स सुशांत ले रहे थे, रिया जबरदस्ती दे रही थी, ये बातें भी हैं। जो एक परिवार ने आरोप लगाया था कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए सुशांत के ले लिए। अब 15 करोड़ रुपए आए कहां से, गए कहां से, इन बातों को लेकर सीबीआई जांच करेगी। पर कुल मिलाकर जो मामला था एक मौत से शुरू हुआ था, लेकिन अब 6-7 एंगल है जिसे अब सीबीआई को कवर करना पड़ रहा है। और सीबीआई का कहना है कि अगर ठोस सबूत मिलेंगे तभी इसमें रिया के खिलाफ कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी भी सुसाइड का मामला हो, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आज तक सीबीआई के किसी भी केस में दोषी कोई ठहराया नहीं गया है। जितने भी आरोपी थे सारे के सारे कोर्ट से एक्विट कर दिए गए। और उसके पीछे की वजह ये होती है कि जब आप मामला कोर्ट में लेकर जाते हैं तो आपको ये सबूत देना पड़ता है कि जो आरोपी है वो
खुद चाहता था कि ये इंसान उस नतीजे पर पहुंच जाए कि इसके पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन न रहे, और इसे कोर्ट में साबित करना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। इसीलिए सीबीआई का कहना है कि जो बाकी की इसमें धाराएं हैं कि उनकी जिंदगी खराब कर देना, उनकी जिंदगी उनके मुताबिक नहीं जीने देना, उन सब पहलुओं को लेकर जांच करेंगे, उन धाराओं के अंदर जांच करेंगे, और उसके बाद में अगर रिया के खिलाफ कोई सबूत आते हैं तब उनकी गिरफ्तारी इसमें हो पाएगी। ये थे मुंबई से आज तक रेडियो संवाददाता मुनीश पांडे। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। और अब थोड़ी सी बात करते हैं कांग्रेस की। पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। चिट्ठी लिखकर लीडरशिप से नाराज़गी जताने वाले जो नेता थे उनको साइडलाइन करने का प्रोसेस शुरू हो गया है और राहुल गांधी के वफादारों को पद और तमगे दिए जा रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि जो नाराज़गी CWC की मीटिंग के बाद थोड़ी दब जानी चाहिए थी, कम से कम 6 महीने के लिए जब तक इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने वाली थी पार्टी, वो नाराज़गी दबने के बजाय फूट कर बाहर निकल रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि पार्टी विपक्ष में 50 साल तक बैठना चाहती है तो वो शौक से अंदरूनी इलेक्शंस ना कराए। ये भी कहा है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पहले पार्टी का बेस मजबूत बनाएं। बेस ही मजबूत नहीं होगा तो किसी को भी प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। एक और सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि कांग्रेस अपने हिस्टोरिक लो पर है, इतिहास में अपने सबसे निचले स्तर पर है और उसे एक 24 घंटे काम करने वाले नेता की ज़रूरत है। यानी इसका मतलब वो कह रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप जिन हाथों में है वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते। तो ऐसे तल्ख बयान कांग्रेस के सीनियर लीडर्स दे रहे हैं। और CWC मीटिंग वाले दिन भी अगर आपको याद हो तो हम आज तक रेडियो पर ही सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शर्मा से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि पार्टी के लीडर्स की ओर से चिट्ठी लिखा जाना बगावत तो नहीं है लेकिन हिमाकत ज़रूर है। पर अब जो बयान आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये हिमाकत अपने दूसरे चरण में पहुंच गई है, ये गाड़ी बगावत की ओर ही बढ़ चली है। आनंद पटेल आज तक रेडियो संवाददाता हैं और पॉलिटिक्स और पॉलिसी इश्यूज़ को कवर करते हैं। कांग्रेस में जो ये घमासान चल रहा है उसको उन्होंने काफ़ी फॉलो किया है। मैंने उनसे बात की और पूछा कि मीटिंग के बाद की जो ये बयानबाजी है वो क्या कहती है, क्या इशारे उससे मिलते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी मीटिंग हुई उसके बावजूद अभी भी जो सुर हैं वो बदले से नहीं है, वो वैसे के वैसे ही हैं। उनकी जो शिकायतें हैं वैसे की वैसी ही हैं। जो डिसिडेंट ग्रुप है, जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी और उसमें जो लीडरशिप क्राइसिस की बात की गई थी उसका हल CWC में निकला नहीं। हालांकि ये जरूर मान लिया गया प्रस्ताव पारित करके कि सोनिया गांधी तब तक अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी जब तक प्लीनरी सेशन नहीं होता है, लेकिन जो शिकायतें थी वो अभी भी मौजूद हैं और यही वजह है कि मीटिंगें हो रही हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं। जो 23 लोग हैं उनमें से अभी तक गुलाम नबी आजाद ने भी इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने फिर से वही बातें दोहराई हैं जो उन्होंने 5 पन्ने की जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को ये देखना होगा कि इन लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो कैसे एड्रेस किए जाएं। हालांकि CWC मीटिंग के फौरन बाद सोनिया गांधी ने फोन पे बात की थी गुलाम नबी आजाद से और उसके बाद राहुल गांधी ने भी फोन पे बात की थी और कहा जा रहा था कि जो ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग गार्ड का जो खाई है उसको पाटने की कोशिश हो रही है और जो डिसिडेंट्स हैं उनकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी लगता है बात बनी नहीं है। और कल जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के पैनल्स का अनाउंसमेंट हुआ, लोकसभा का अगर पैनल आप देख लें तो सभी के सभी जो लोग हैं 5 लोग वो राहुल गांधी के करीबी हैं और खासकर डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा जिनको बनाया गया गौरव गोगोई बहुत युवा नेता हैं, युवा सांसद हैं और 2 वरिष्ठ सांसदों शशि थरूर और मनीष तिवारी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं उनको दरकिनार करके गौरव गोगोई को बनाया गया। थरूर और मनीष तिवारी दोनों ने जो चिट्ठी थी उस पर साइन किए थे, तो कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया गया है। राज्यसभा में भी अगर आप देखें KC वेणुगोपाल जो संगठनात्मक महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के और राहुल के बेहद करीब हैं, उनको भी पैनल में जगह दे दी गई है। हालांकि जो बाकी 4 लोग हैं वो अहमद पटेल को छोड़ दें अगर तो गुलाम नबी आजाद खेमे के हैं,
तो कहीं ना कहीं अभी भी पेशबंदी चल रही है। लगता है कि ये जो लड़ाई है, जो डिसिडेंट्स की जो लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो लंबी लड़ाई के मूड में है। आनंद, अब ये बात किसी एक चिट्ठी तक सीमित नहीं रह गई। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अब दो धड़े हैं। एक असंतुष्ट नेताओं का धड़ा है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, जो खुलकर आला कमान की आलोचना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गांधी परिवार के वफादार हैं, जैसे कि अहमद पटेल वगैरह। तो अभी इस क्राइसिस का स्केल आपको क्या नज़र आता है? क्या ये फूट, मतभेद, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वो बढ़ रही है, वो गहरा करके बहुत सीरियस स्टेज पे पहुंच गई है? बिल्कुल, इंटरनल रिफ्ट तो काफी समय से चल ही रहा था, लेकिन जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, इसकी शुरुआत अगर आप कहें तो जो हाल ही में राज्यसभा के जो चुनाव हुए मुख्तलिफ राज्यों में, जहां पे राहुल गांधी के जो समर्थक नेता हैं उनको तरजीह दी गई, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो जिनको राजस्थान से राज्यसभा का टिकट दिया गया। आप देखिए कि ऐसा होता नहीं है कि कोई उत्तर भारत का नेता दक्षिण भारत के राज्य से राज्यसभा में चुन के आए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ पे एक दक्षिण भारत का नेता राजस्थान से चुन के आया। तो ये बहुत ही अचरज वाली बात है, बहुत कम होता है ऐसा। वेणुगोपाल बहुत करीब है राहुल गांधी के। इसी तरीके से राजीव साटव को राज्यसभा का टिकट दिया गया महाराष्ट्र से, वो भी बहुत युवा हैं और राहुल गांधी के बहुत करीब हैं। और बड़े जो नेता थे, मुकुल वासनिक सरीखे नेता, कद्दावर नेता, उनको साइडलाइन किया गया। तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के चुनाव हुए उससे ये खाई जो है वो बढ़ती गई है, और उसका नतीजा हुआ कि जो संगठनात्मक फेरबदल थे उनको लेकर के जो शीत युद्ध था पार्टी के अंदर वो छिड़ गया, जिसकी वजह से ये चिट्ठी सामने आई। कई ऐसे नेता हैं जो चिट्ठी में जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं। गुलाम नबी आजाद, उनकी राज्यसभा खत्म होने वाली है जनवरी में। इसी तरीके से आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल की भी 2022 के शुरू में खत्म होने वाली है राज्यसभा सदस्यता। तो कई ऐसे नेता हैं जिनकी राज्यसभा सदस्यता जाने वाली है। कई ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि उनके कद के मुताबिक उनको पार्टी में तरजीह नहीं मिल रही है, जैसे मनीष तिवारी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाएगा लोकसभा में, लेकिन उनको दरकिनार करके अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया। इसी तरीके से शशि थरूर हैं, जो अपने आप को दक्षिण भारत का एक बड़ा नेता मानते हैं। उनको भी लगता है कि उनको उनके कद के मुताबिक पार्टी में जगह नहीं मिल पा रही है। तो ये अलग अलग लोगों के ग्रीवेंसेस थे जिसके चलते ये चिट्ठी सामने आई। जो कल फेरबदल हुए हैं उसको देख के तो साफ लगता है कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ाएंगे, और जो डिसिडेंट्स हैं उनको लगता नहीं है कि पार्टी में कोई बड़ी पोस्ट या बड़ा ओहदा मिलने वाला है। ठीक है, आखिरी सवाल। आपने कहा कि कल के फैसले से ये लगता है, ये संकेत मिलते हैं, तो यहाँ से कहाँ तक आप इस बात को जाता हुआ देख रहे हैं कि ये जो डिवीज़न है पार्टी में, ये पार्टी को तोड़ तो नहीं देगा? वो नौबत तो नहीं आ जाएगी कि सीनियर लीडर्स पार्टी छोड़कर जाने लगेंगे? देखिए, इक्का दुक्का नेता जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ जो नेता हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें, जो पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेता थे, शत्रप थे, और अब उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियां बना ली हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं। लेकिन कोई बड़े पैमाने पर पार्टी में टूट होगी, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। शशि थरूर या मनीष तिवारी अपने राज्यों से लोकसभा के सांसद हैं, उनका लंबा कार्यकाल बचा हुआ है। अगर वो पार्टी छोड़ के जाएंगे तो उनकी सदस्यता जा सकती है। और इस तरीके से जो बाकी लोग हैं जिन्होंने खत लिखे हैं, उनमें अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों का कोई जमीनी आधार है नहीं ज्यादा। लिहाजा कोई बड़ी फूट होगी पार्टी में, पार्टी टूट जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता आनंद पटेल। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हमें aajtak.in/podcast पर आकर सुनते हैं, जो हमारी वेबसाइट का पता है। पर क्या आप लोग जानते हैं कि आप हमें और भी बहुत सारी जगहों पर सुन सकते हैं जहां भी आप ऑडियो कंज्यूम करते हों, जैसे कि गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, कास्ट बॉक्स वगैरह वगैरह। आप इनमें से किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जाएं और सर्च बॉक्स में आज तक रेडियो टाइप करें, हम हर जगह हैं। तो उन गलियों में भी आप हमें सुन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी पसंद के पॉडकास्ट को, ताकि जब भी उसका नया एपिसोड आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं भी जब पॉडकास्ट सुनता हूं तो मेरा भी यही उसूल है कि अपनी पसंद के पॉडकास्ट को मैं सब्सक्राइब करके रखता हूं, ताकि एपिसोड आते ही उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये आप कर सकते हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं रिजर्वेशन यानी आरक्षण पर अदालत की एक अहम टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी क्लास के भीतर भी विषमताएं हैं, डिस्पैरिटीज़ हैं, और इस वजह से सबसे निचले स्तर पर जो जातियां मौजूद हैं विद इन अ कैटेगरी, उन्हें आरक्षण का वैसा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए राज्य सरकार अगर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाती है रिजर्वेशन के लिए, तो उसमें कोई भी संवैधानिक समस्या नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अड़चन उसमें नहीं है। अदालत ने कहा है कि जब राज्य सरकार को रिजर्वेशन देने का अधिकार है, तो सब कैटेगरी बनाने का अधिकार उसको क्यों नहीं हो सकता। यानी सरकारें अब उपजातियां बना करके भी उन्हें आरक्षण का लाभ दे सकेंगी। 2004 में इस संबंध में कहा गया था, अदालत ने ही कहा था कि राज्यों को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कल कहा कि वो इस 16 साल पुराने फैसले से सहमत नहीं है, उनका मत उलट है इसके, इसलिए दोबारा विचार के लिए इसे 7 जजों की बेंच को भेजा जाएगा। तो 5 जजों की बेंच ने राज्यों की बात मानी है, और राज्यों की दलील ये थी कि एससी कैटेगरी में कुछ जातियां बेहद पिछड़ी हैं और कुछ आगे बढ़ गई हैं, तो जो ज़्यादा पिछड़ी हैं उनके लिए स्पेशल कोटा लागू होना चाहिए। राज्य इसे प्रतिनिधित्व और अवसर का मामला मानते हैं, लेकिन आरक्षण के जो समर्थक लेखक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो इसे आरक्षण विरोधी मानते हैं, इस पूरी अप्रोच को। अनिल चमड़िया वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन के मसले पर लिखते बोलते रहते हैं। उनकी भी राय यही है कि ये रुख आरक्षण विरोधी है। मैंने उनसे बात की इस पक्ष को समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में वो क्या समस्याएं देखते हैं। 1991 में जब ये पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने देश की पिछड़ी जातियों के लिए केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण लागू करने का फैसला किया था, तब से लेकर और आज तक सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो आरक्षण के पक्ष में कभी नहीं रहा है। वो कोई ना कोई एक क्लॉज जो है वो लगाती आ रही है और वो उसको संवैधानिक ही कह के अपने फैसले को जायज ठहराती रही है। अभी जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसका इंटरप्रिटेशन करे, उसकी व्याख्या करे, और वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन जो आरक्षण का जो राजनीतिक मतलब हो सकता है, यानी कि जो राजनीतिक उद्देश्य रहा है इस आरक्षण की व्यवस्था का, उस व्यवस्था के अनुरूप ये जो संवैधानिक व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं दिखाई देती। कोटा विद इन कोटा जब आपने जाति को आइडेंटिफाई किया, जातियों को आइडेंटिफाई किया, जातियों के एक समूह को आपने पिछड़ा वर्ग मान लिया, तो अब इसमें जातिवार आरक्षण की व्यवस्था करने का क्या मतलब हो सकता है, और उसके जो राजनीतिक और सामाजिक जो निहितार्थ हैं, क्या वो संवैधानिक जो व्यवस्था है उन निहितार्थों के अनुरूप है? ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। कैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि EWS 10% यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपने 10% को लागू किया, और ये 10% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कह रहे हैं आप, वो सामाजिक परिभाषा में सवर्ण जातियों के लिए है। अब सवर्ण जातियों के लिए जब आप दे रहे हैं तो इसमें भी हम कहें कि इसमें आप राजपूतों के लिए अलग व्यवस्था कीजिए, भूमियारों के लिए अलग व्यवस्था कीजिए, कई राज्यों में बनिया है उनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए, और ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था कीजिए, कास्तों के लिए अलग व्यवस्था कीजिए। क्या ये मांग की जा सकती है? और क्या ये इस लॉजिक के आधार पर, क्या यहाँ पर ये तर्कसंगत होगा ये कहना? ठीक उसी तरह से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को साफ साफ लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लासेस, उनको आप आरक्षण देने की बात करें। अनिल जी, ये बात समझ में आती है कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरी एक तरह का डिवीज़न है, कि एक वर्ग ज़्यादा कमज़ोर है, उसे आरक्षण की ज़रूरत ज़्यादा है। इसका एक मतलब ये भी है कि एक वर्ग है जिसे शायद आरक्षण की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से फिर ये बहस क्रीमी लेयर को परिभाषित करने पे आएगी और मामला उस तरफ चला जाएगा, उसी डिबेट की तरफ जिसे बहुत सारे लोग एक एंटी रिजर्वेशन आर्ग्यूमेंट मानते हैं। हाँ, उसी तरफ ही है, वही एग्जैक्टली वही है। और ये जो कहते हैं कि क्रीमी लेयर आरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ है, मैं भी कहता हूँ कि आपकी बनाई हुई ये व्यवस्था है, संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप अपने तरीके से इसको बना रहे हैं।
क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कहीं नहीं कही है, और जैसे ही आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं उसमें आर्थिक आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये दलील दी जाती है अनिल जी कि एक दलित को आरक्षण मिला और वो अफसर हो गया, समृद्ध हो गया वो, फिर उसकी अगली पीढ़ियों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है, तो इसका क्या काउंटर है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि एक उद्योगपति को एक बार आपने रिबेट दे दिया, फिर दोबारा रिबेट देने की क्या जरूरत है दूसरी फैक्ट्री के लिए? और उसकी फिर नई पीढ़ी को क्यों देने की जरूरत है? आपको क्यों जरूरत होनी चाहिए? अगर ये लॉजिक है तो वहां ये लागू क्यों नहीं होगा? आप ये बात, सारी बातें आरक्षण की जो व्यवस्था है और जो समाज में सदियों से जिनको अवसर नहीं दिया गया, उसकी एक पीढ़ी अगर आ जाती है नौकरियों में, आपकी छटपटाहट शुरू हो जाती है और आप इफ एंड बट निकालने लगते हैं। समाज का जो है क्या ट्रांसफॉर्मेशन एक पीढ़ी में हो जाता है। तो ये सब जितनी भी दलीलें हैं, दरअसल ये आरक्षण की पूरी बहस को समाप्त करने की तरफ ले जाने की बहस है। अनिल जी, आपका एक पक्ष है इसमें बिल्कुल, और राजनीतिक नज़रिए से आप इसे कैसे देखते हैं ये भी समझना चाहता हूँ कि बहुत लोग इस तरह से देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उन ग्रुप्स को जो ज़्यादा हाशिए पर थे, और बहुत लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अब टारगेटेड अपीजमेंट करना आसान हो जाएगा, कि ज़्यादा फोकस होकर के अब वो ग्रुप्स को रिजर्वेशन दे सकते हैं और उनको लुभा सकते हैं। भावनात्मक रूप से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नौकरियां ही नहीं है सरकार में, सरकार की नौकरियां तो खत्म हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है, नौकरियां तो है ही नहीं है। लेकिन चूंकि भारतवर्ष में आप भावनात्मक रूप से दोहन करने की राजनीति को आप चला सकते हो, तो उसकी भी जगह बनेगी इसमें। एक जाति को दूसरी जाति के समानांतर खड़ी करके आप राजनीति अपनी चला सकते हैं। ये थे पत्रकार अनिल चमड़िया। और अब बात करते हैं फ़्लाइट्स के कुछ नए नियमों की। आपने हाल फिलहाल में देश के अंदर कहीं फ़्लाइट ली हो या इसके बारे में देखा पढ़ा सुना हो, तो आपको ये मालूम हुआ होगा कि कोरोना के दौर में कई तरह के एहतियात फ़्लाइट्स के भीतर बरते जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नियमों में ढील दी जा रही है, थोड़े थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं कुछ खास गाइडलाइंस के साथ। DGCA, जो देश में हवाई जहाज़ सेवा का नियंत्रण करने वाली सरकारी संस्था है, उसने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत अब आपको फ़्लाइट्स में खाना पीना वगैरह मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। डिटेल्स बता रहे हैं नितिन ठाकुर। कोरोना खत्म तो नहीं हुआ कुलदीप, अलबत्ता सरकार ने अब फ्लाइट में खाना सर्व करने की इजाज़त एयरलाइंस को दे दी है। पहले ना फ्लाइट में खाना दिया जा रहा था और ना आप खुद खाना ले जा सकते थे। पानी ज़रूर सर्व होता था, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हो रही है, तो उसी सिलसिले में ये आदेश आया है। 25 मई से फ़्लाइट्स शुरू हो गई थी कुलदीप, उसके पहले 2 महीने तक पूरी तरह बंद थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 23 मार्च से बंद हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत ही हैं जो विमान जा रहे हैं, वो एयर इंडिया के ही विमान हैं। अब जो छूट है वो बता दूं, आप अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट में यात्रा कर रहे हैं तो पैक्ड स्नैक्स, खाना और बेवरेजेस दिए जाएंगे। इंटरनेशनल फ़्लाइट में खाना गर्म मिलेगा। सभी तरह की फ़्लाइट के दौरान एयरलाइंस सिंगल यूज़ ट्रे, प्लेट्स और कटलरी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई भी प्लेट, ग्लास किसी भी हालत में अगर एक बार यूज़ हो गए तो उन्हें फिर से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। क्रू मेंबर्स हर बार खाना पीना देने से पहले अपने ग्लव्स बदलेंगे। एंटरटेनमेंट भी अब अलाउड है। करना इतना भर है कि फ़्लाइट में सभी यात्रियों को डिस्पोजेबल ईयरफोन या फिर डिसइंफेक्टेड हेडफोन देने होंगे। अगर कोई भी यात्री मास्क नहीं पहनता या कहने के बावजूद पहनने से मना करता है, इनकार करता है, तो उसका नाम अब नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। इस मामले में एयरलाइंस अब सख्त होंगी। खाना पीना देने की इजाज़त हर एयरलाइंस के पास है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है कुलदीप। ये थे हमारे साथी नितिन ठाकुर। चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना काल में देश में पहली सबसे बड़ी स्तर की परीक्षा जेईई मेंस आयोजित की जा रही है। इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगभग 13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत खर्च की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए द्वारा जेईई मेंस के लिए तैयार ब्लूप्रिंट से पता चलता है कि इस परीक्षा के लिए 10 लाख मास्क, 10 लाख जोड़े ग्लव्स, 1300 इंफ्रारेड थर्मामीटर गन्स, 6600 लीटर हैंड सैनिटाइजर और साथ ही 3300 सफाई कर्मी नियुक्त किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठन गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रतिदिन टेस्टिंग को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 करने से रोक रही है। इस आरोपों पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार का दावा झूठा और निराधार है।
कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव को लेकर पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं की तरफ से लिखी गई चिट्ठी पर कार्य समिति की बैठक में काफी आरोप प्रत्यारोप हुए थे। इस बीच सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में प्रमुख रूप से शामिल गुलाम नबी आजाद का बयान आया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मेरी मंशा कांग्रेस को मजबूत करने की थी और जिसको कांग्रेस में जरा सी भी रुचि होती वो हमारे प्रपोजल का स्वागत करता। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। कल और परसों दिन भर और आज का दिन हम नहीं लेकर आते हैं, लेकिन ये न सोचें कि आज तक रेडियो सैटरडे संडे को कुछ नहीं करता है। कोरोना कवरेज, पॉडकास्ट, 5 मिनट और ज्ञान ध्यान के नए एपिसोड्स ये आते हैं शनिवार को। और पैसे से जुड़ी सलाह आप चाहते हैं तो मेरे रिकमेंडेशन पर हमारा नया पॉडकास्ट मनी मैनेजर आप सुनिए। अब उस तरह से नया नहीं रहा, 3 एपिसोड उसके आ चुके हैं, कल 4था एपिसोड आएगा। और रविवार को आप इस बार गज़ल साज का दूसरा एपिसोड आ रहा है जो इकबाल बानो पर ही है। तो गज़ल अगर आपको सुनना पसंद है या इकबाल बानो की गज़ल गायकी पसंद है तो पहले एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड अब उसका आ रहा है परवेज़ आलम की आवाज़ में, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। और अब ईमेल की बारी, जिनका ईमेल आज ले रहे हैं। अरे भाई साहब, नागेंद्र जी का ईमेल फिर से आ गया है। हमारे बड़े रेगुलर लिसनर हैं नागेंद्र त्रिपाठी, और इतने ईमेल्स हमें लिखते हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी आपके ईमेल्स हमें शामिल करने पड़ते हैं। नागेंद्र जी गाडरवारा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमें लिखते हैं कि हिमांशु वाजपेयी की आवाज़ बहुत दिनों से नहीं सुनी, उनकी किस्सा गोई की शैली बहुत ही मनभावन है। ऐसा नहीं है नागेंद्र जी, किस्सा गोई को हम दिन भर या आज का दिन में नहीं शामिल करते हैं, पर आप हमारी साइट पर आएँ या जहाँ भी आप हमें सुनते हैं जिस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर, वहाँ आपको किस्सा गोई मिलेगी। किस्सा गोई के 53 एपिसोड लगे हुए हैं। कभी भी आप जाएं, अपनी मर्ज़ी से आप उन्हें कहीं से भी सुनना शुरू कर सकते हैं। नागेंद्र जी आगे लिख रहे हैं कि आप सभी कठोर मेहनत करते हैं, यह स्पष्ट दिखाई ब्रैकेट में सुनाई देता है। कोरोना कवरेज में माधुरी जी जो अंत में हिदायत देकर जाती हैं, मुस्कुराना ही पड़ता है मीठी हिदायत से। मेरा भी यही मानना है। कोरोना कवरेज को माधुरी जी ने बिल्कुल अपना एक अंदाज़ दिया हुआ है और उनकी छाप दिखती है उस पॉडकास्ट में। और आखिर में नागेंद्र जी लिख रहे हैं कि आज का दिन और दिन भर का संगीत पूरे समय कानों में गूंजता रहता है। संगीत देने वालों को धन्यवाद। आपका धन्यवाद मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। रंजन जी जिन्होंने ये संगीत दिया और कपिल देव सिंह जिन्होंने उनके साथ लगकर ये संगीत कंपोज करवाया, आपका धन्यवाद मैंने इन दोनों को बढ़ा दिया है। शुक्रिया नागेंद्र जी। और आप लोग भी हमें ईमेल करना चाहें या ऑडियो में भी चिट्ठी भेजना चाहें, आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, तो ईमेल करें radio@aajtak.com पर, वरना आप हमें सीधे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर भी अपनी राय भेज सकते हैं। हम आपकी राय को अपने पॉडकास्ट में जगह देंगे। दिन भर में अब सोमवार को मिलते हैं। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।